विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कक्षा 10वीं के पाठ नंबर 9 रीढ़ की हड्डी, इसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया हुआ था, पूर्ण किया था। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर इनके एकांकी, इस एकांकी के माध्यम से जो हमारे प्राचीन दकियानुसी जो विचार है, इन विचारों पर प्रहार लेखक ने जगदीश चंद्र माथुर इन्होंने किया हुआ है। थोड़ी सी पुनरावृत्ति हम देखते हैं। उमा जो सुशिक्षित युवती है, राम स्वरूप उमा के पिता है प्रेमा, उमा की माँ शंकर एक युवक है, गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी है। जो स्थान है वह रंगमंच के वो 2 कमरे, इसमें रतन नाम का एक नौकर जहां नौकरी करता है, राम स्वरूप के घर पर उसका एक छोटा सा संवाद जो है इस एकांकी में हमें दिखाई देता है। अंदर के कमरे से बाहर के कमरे पर एक तख्त लाया जाता है। उसी वक्त नौकर, राम स्वरूप का नौकर रतन कहता है कि बिछा दो साहब। उस वक्त उसे ताना वो देते, परमात्मा की आंख लपट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? इतना पसीना किसके लिए बहा रहे? और हाँ, हारमोनियम और सितार भी उठाकर लाने के लिए उसे वो कहते। उसी वक्त प्रेमा, राम स्वरूप की पत्नी, कहती है कि तुम्हारी लड़की मुंह फुलाए पड़ी है, नाराज है, थोड़ा करीने से उसे नीचे लाना। जो लड़का देखने के लिए आने वाले, उनके पिताजी जो है पेशे से वकील है, लड़का जो है मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, लेकिन दकियानुसी विचारों को वो अपने मन में रखते हैं। ऐसे में नौकर उन्हें सूचना देता है कि वह आ गए। आने के बाद औपचारिक बातें होती है। जलपान की व्यवस्था के लिए राम स्वरूप कमरे के अंदर जाते। उसी वक्त गोपाल प्रसाद लड़के से कहते, अरे झुककर क्यों बैठे? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते कि शंकर की बैकबोन। उसी वक्त गोपाल प्रसाद जो राम स्वरूप को देखकर कहते कि आखिर आप माने नहीं, जलपान की व्यवस्था आपने की, और प्रसंग यहां आता है कि आप कौन सी चाय लेना पसंद करोगे, विलायती या हिंदुस्तानी? शक्कर कितनी होगी? बस आधी चाय, जरा शक्कर जो है, चीनी जो है ज्यादा डाली। बच्चे, यहां तक हमने गत्तासिका में देखा था। पार्ट 2 में हम देखते हैं प्रसंग क्या है हमारा। शंकर कह रहे हैं, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। उसी वक्त गोपाल प्रसाद क्या कह रहे हैं, चाय पीते हुए सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। राम स्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वो क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। राम स्वरूप और शंकर दोनों हंस पड़ते। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनता जनाब की देने वाले चू भी न करेंगे। ये ऐसा टैक्स है कि जनाब देने वाले चू तक नहीं करेंगे, इनकार तक नहीं करेंगे। राम स्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा है आपने। वाकई सच, आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया। हम लोगों के जमाने में तो वह कभी उठता भी न था, खूबसूरती का सवाल कभी आता ही नहीं था। तस्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते और कहते, लीजिए
जो तश्तरी है, जो छोटी थाली प्लेट जिसमें उन्होंने कुछ नाश्ते का इंतजाम किया होगा, जलपान का इंतजाम किया होगा, वह तश्तरी उनकी ओर बढ़ाते। लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। हमारे जमाने में तो ये खूबसूरती का सवाल तो कभी उठता ही नहीं था। राम स्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, मुखातिब, मुखातिब का अर्थ होता है उनके सामने, के सामने शब्द गया है भाई, के सामने। तो ये राम स्वरूप जो है, ये कहते समोसा उठाते, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। राम स्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? लड़के से पूछा जाता है। शंकर कह रहा है किस मामले में, किस विषय में? राम स्वरूप यहीं की शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? उसी वक्त गोपाल प्रसाद क्या कह रहे, बीच में ही बोलते हो। यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। जायचा यानी जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा, जो जन्म पत्रिका है वह जन्म पत्रिका तो मिल ही गई होगी, मतलब। लेकिन निहायत, निहायत का अर्थ होता है अत्याधिक। निहायत का अर्थ क्या होता है? अत्याधिक। मतलब लड़की का खूबसूरत होना निहायत यानी अत्याधिक जरूरी है। जायजा यानी जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। राम स्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है? ठाकुर जी के चरणों पर रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझ लीजिए। ठाकुर जी के चरणों में रख दिए, थोड़ा बहुत वजन रख दिया पैसों का, तो खुद ब खुद मिल जाएगा, समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस, सिलाई पुराई कर ले बस, थोड़ा सा सिलाई वगैरह आ जाए कपड़े की, बस, ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। राम स्वरूप क्या कह रहे? मेज को एक तरफ सरका देते, फिर अंदर से दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा बिचारी पान की तश्तरी यानी प्लेट अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है। नाक पर रखा हुआ सुनहरी रीम वाला चश्मा, सुनहरी फ्रेम का चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते, बाप बेटे तो है वो दोनों चौंक जाते। चश्मा, गोपाल प्रसाद शंकर एक साथ, चश्मा। राम स्वरूप क्या कहते? राम स्वरूप जरा सक पकाकर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं, कुछ पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो चश्मा नहीं लगा, मतलब उन्हें डर है कि शायद लड़की जो है वो क्या है, पढ़ी लिखी तो नहीं है। राम स्वरूप, नहीं साहब, वो तो मैंने अर्ज किया है ना, बताया ना। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप, वहां बैठ जाओ मां, उस तख्त पर, जो लकड़ी का तख्त बना हुआ उस पर बैठ जाओ, अपने बाजे बाजे के पास, जो बाजा बाजा हारमोनियम सितारे उसी के पास बैठ जाओ। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, लड़की की चाल तो बड़ी अच्छी है, चेहरे पर भी छवि जो है बहुत ही अच्छी। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? राम स्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत, उमा एक आधी गीत तो सुनाओ सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती। उसकी आंखें शंकर की झींपती सी आंखों से मिल जाती और वह गाते गाते रुक जाती।
वो गाना गाती है, संत मीराबाई का मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और आंखों में आंखें मिल जाती है शंकर से, तो गाना क्या करती है, रुका देती है। गाना रुका देती है राम स्वरूप। क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो मां। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, बस काफी, पर्याप्त। आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप, थोड़ा और बेटी, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग सीखी है? पहला है गाना वाना बजाना, दूसरा पेंटिंग वेंटिंग सीखी है? उमा चुप। हाँ, वो तो मैं आपको बताना भूल ही गया। वो जो तस्वीर टंगी हुई है, दीवारों के सारे कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और उस दीवार पर भी ये उमा ने ही बनाई है। सारे प्रश्नों के जवाब तो राम स्वरूप ही दे रहे। गोपाल प्रसाद, ये तो बहुत अच्छा है। सिलाई वगैरह, गाना वाना, पेंटिंग वेंटिंग, सिलाई वगैरह, सिलाई तो सारे घर की इसी की जिम्मे रहती है, यहां तक कि मेरी कमीजें भी। हाँ 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 हाँ। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? अगला प्रश्न। उमा चुप। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते कि उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीरो उठते और राम स्वरूप सक पकाते बेचारे। जवाब दो उमा गोपाल से। हाँ हाँ हाँ, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने बहुत ही जीते। गोपाल प्रसाद जरा रुखी सी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। राम स्वरूप, उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दो बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखलाता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना व्यवहार कैंसल, समाप्त। क्या कहूं बाबूजी? तो कोई वस्तु से थोड़ी पूछता है, सिर्फ खरीदार को दिखलाते रहता है, और खरीदार और बेचने वाला ही बातें करते। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना व्यवहार समाप्त। उमा का ये जवाब, राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते। उमा उमा उमा, अब मुझे कहने देने दीजिए बाबूजी, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, क्रोध में, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहां बुलाया था? उमा तेज आवाज में, जी हां, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे। इतनी देर से आप तरह तरह के प्रश्न नाप तोल कर रहे। तो ये पहले गाना वाना के बारे में बात कर रहे, पेंटिंग वेंटिंग के बारे में बात कर रहे, सिलाई वगैरह के बारे में बात कर रहे, इतनी देर से आप नाप तोल कर रहे। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप अभी। जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूं, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी भी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। तो कहती है कि मैंने बीए पास किया है, और जब मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल के ताक झांक कर कायरता दिखाई। आपके लड़के से पूछिए कैसे ताकता था, वो ताक झांक करता था, कैसे लड़कियों के हॉस्टल की तरफ या उसके इर्द गिर्द चक्कर काटता था। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे।
लड़कियों के हॉस्टल से। पूछिए जरा आपके लड़के, मुझे तो अपने मान सम्मान इज्जत का ख्याल है, आपके लड़के को कहाँ इज्जत का ख्याल है। राम स्वरूप उमा उमा खड़े होकर गुस्से में बस हो चुका। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया, धोखा दिया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते बाप बेटे, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा ये पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द चक्कर काटने के कारण वो पकड़े गए थे। उस वक्त उन्होंने मार भी खाई होगी। नौकरानी के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाकर अपना मुंह छिपाकर भागने की कोशिश भी की थी। ऐसे में उनकी रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन टूटी हुई थी, इसीलिए वो झुक कर बैठते। यानी बैकबोन बैकबोन बाबू गोपाल प्रसाद चेहरे पर जो बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के से रुलापन, रोने जैसी अवस्था। दोनों बाहर चले जाते, उमा सहसा चुप हो जाती है। इसका अर्थ तो ये हुआ है कि रीढ़ की हड्डी इस एकांकी के माध्यम से उन्होंने जो पुराने ख्यालों के जो विचार रखते हैं, ऐसे लोगों के विचारों पर उन्होंने व्यंग्य किया है। कुछ लोग सभा सोसाइटियों में घूमते रहते, उसमें से पेशे से वो वकील है गोपाल प्रसाद, लड़का मेडिकल कॉलेज पढ़ रहा है, फिर भी उनके विचार जैसे पुरानी रूढ़ी परंपरा से चिपके हुए हैं। ऐसे वक्त करारा जवाब जो है उमा ने दिया हुआ है। हमें ये विचारों को छोड़ देना चाहिए, इस परंपरा को हमें छोड़ देना चाहिए। लड़का लड़की जो है वो समान होना चाहिए, दोनों को समान अधिकार है, और जितनी लड़की पढ़ी लिखी होगी उतना उनका घर पढ़ा लिखा रहेगा, बच्चों पर अच्छे संस्कार होंगे। या आधुनिक विचारों को हमें अपनाना चाहिए, यही इस एकांकी का सबसे बड़ा उद्देश्य है। उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।